अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसाक सत्ती। टाइम क्या हो रहा है वैसे? जी, टाइम हो रहा है जनाब 9:06। अच्छा ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर लिया मैंने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं हैरान हूँ कि अभी तक कल इंतखाबात हुए थे। कल मतलब आप ये देखिए, बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा मरहला, और उसके अंदर अभी तक नताइज सामने नहीं आ सके मुकम्मल तौर पर। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर नहीं पता चल सका कि कौन होएगा जी कराची का मेयर। बताएं, क्या करोड़ों में वोट पड़ गए हैं जो अभी तक गिने ही नहीं जा रहे? ये कौन से वोट है? क्योंकि देखे ना, 246 में से सिर्फ और सिर्फ 30 यूसीज के जो है। आपको पता है कि कल अली ज़ैदी साहब हमें कह रहे थे कि ये जो आरटीएस है इनका बैठ गया है। तो मैंने उसमें कहा कि जैसे 2018 में कहते नहीं, वो बाद में भी बैठता रहता है। तो अभी वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने, अब इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये कह रहे हैं कि चक्कर ही नहीं है जी, मैनुअल सिस्टम है सारा, तो गिनने में टाइम लग रहा है। अब मैं हैरान हूँ कि इतनी भी क्या गिनती, कहीं 200 वोट, कहीं 400 वोट, कहीं पे 4000 वोट, कहीं पे 3000 वोट, तो ये गिनती रात से जारी है। कहीं मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो नहीं भर्ती कर लिए थे जिनकी गिनती कमजोर हो? 100 पे पहुंच के दोबारा से मिटा के कहें कि दोबारा शुरू करते हैं। हो सकता है वोट भी अच्छे गिन सकते हैं, लेकिन सत्य में अभी तक नहीं, हमसे गिनवा लेते। भेज दें यहाँ पे, भेज दें, हम गिन लेंगे बैठ के, कुछ हमें इस पर इजाफी पैसे भी मिल जाएंगे अगर देना चाहे तो। लेकिन बताएं कि 4 मतलब हसास इदारों में तो हमने देखा, जो हसास पोलिंग स्टेशन थे उसमें उन्होंने 8 लोग बोले थे, जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन थे उसमें 4 लोग। अच्छा, वो गिन नहीं सके। अच्छा कि आपने करेक्शन कर ली, मुझे चुप लग गई। नहीं, हाँ नहीं, वो अक्सर ऐसा होता है। ऐसा होता है, आप मुझे मरवाएंगे। तो बात ये है कि भाई प्लीज खुदारा रिजल्ट जारी कर दें। हाँ, क्योंकि देखें, एक मेट्रोपॉलिटन का और ख़ास तौर पर जो रेवेन्यू जनरेट करता है, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। ये अलग बात है कि एमक्यू पाकिस्तान उस इंतखाबी प्रोसेस से अलग हो गई, लेकिन फिर भी जो लोगों ने वोट किया है, भले टर्नआउट 20% रहा हो, और जिस तरीके से अनसर्टिनिटी रही मदिया के सुबह तक पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि वोट पड़ेगा या लोग इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कम से कम रिजल्ट जारी करें, वरना फिर दूसरी जमातें जो हार जाएंगी वो फिर। और दूसरी बात, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बार बार धांधली के बारे में बात कर रहे हैं कि जी धांधली हो रही, धांधली हो रही, धांधली हो रही है। अगर इतने कम वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे और रिजल्ट सामने नहीं आएंगे तो और क्या बात हो सकती है। खैर, इस हवाले से बात करेंगे, कानूनी पहलुओं पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, इंतखाबी नताइज में गैर मामूली ताखीर, सियासी जमातों के खदशात, फॉर्म 11 और 12 फॉर्म्स जारी न करने के शक पे डीआरओ ऑफिस ने नताइज जारी नहीं किए, सियासी जमातों का इल्जाम। इंतहाई कम टर्नआउट से कराची हैदराबाद के अवाम ने साजिश मुस्तरद कर दी। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमारे ऐवान हमारी सड़कें हैं, वही फैसले करेंगे। एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है। बल्दियाती इलेक्शन में एक्शन भी खूब नजर आया। कहीं मामला बातों तक महदूद रहा, कहीं बात हाथों तक पहुंच गई। प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा करने की कोशिश, तशद्दुद के वाकयात, बैलेट बॉक्स भी तोड़ दिए गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, बाज वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करके मिसाल बन गए। मुअम्मर अफराद भी पेश पेश रहे, कोई लाठी के सहारे आया, कोई व्हील चेयर पर बैठ कर आया। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कल कराची, हैदराबाद और उनके कुछ अजला में जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला था वो हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो पहले से इसका बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि वो कह रहे जी हमारा तो हल्का बंदियों का मसला था, आपने वो नहीं हल किया, तो चले रात गए उन्होंने कर दिया बॉयकॉट। लेकिन हम जो बाकी जमातें जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो कह रही कि भी ऐसा क्या मसला है कि अभी तक, मतलब गोके जैसे भी सती ने भी बात की कि इतना जो टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं रहा, उसके बावजूद अभी तक 240 में से सिर्फ 30 यूसीज के अगर रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो ये मामला जो है ना, ये थोड़ी सी दाल काली लग रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आप ये देख लें कि काफ़ी तैयारियां थी जी जमात इस्लामी की, यहाँ पर उनकी जानिब से काफ़ी एक तंजीमी सेटअप उनका खासा स्ट्रॉन्ग है और फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं, तो एक इम्प्रेशन ये जा रहा था कि उनकी जानिब से कामयाबी हासिल होगी। पीपल्स पार्टी ने खासे दावे किए थे और उन दावों को तकवीत मिलती है इस चीज़ से कि उनकी सिंध में हुकूमत भी थी और फिर वो मैनेज करने के इल्ज़ामात भी, निकल गई वहाँ से, तो फिर वो रह किया गया। फिर उसके बाद अच्छा एमक्यूएम जहाँ तक बात है, अच्छा पीटीआई की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगता ये है कि बज़ाहिर फोकस उतना नहीं रहा।
अच्छा, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, अली जैदी साहब से बात हुई थी तो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई चूँकि थ्रेट्स वगैरह की भी बात आ रही थी और फिर अचानक अनसर्टिनिटी थी तो इसलिए लोग नहीं निकले। मैंने ज़ाहिर है कि ये बात कहनी बनती है कि जी जब इतने ख़तरात धरनों में जलसों में होते हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि फोकस वहाँ पर आओ, पंजाब की साइड पे इतना फोकस ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बहरहाल देयर कुड बी एनीथिंग, लेकिन चक्कर ये है कि MQM पाकिस्तान ने तो खैर अपना बाहर रहने का फ़ैसला किया। जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं और जो उम्मीदवार हैं बराए मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है सारी सूरत हाल पे, वो पहले आपको दिखाते हैं। इलेक्शन का मुनक़िद करवाना कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर के अवाम और जमात इस्लामी की फतह है। साजिशें नाकाम हुई और जो साजिशी अनासिर थे मुकाबला करने के बजाय उन्होंने मैदान छोड़ दिया। अवाम ने एतमाद किया है। हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। मैं कराची के लोगों का शुक्रगुजार हूं। फॉर्म 11 और फॉर्म 12 साइन करके देने के पाबंद हैं प्रिजाइडिंग अफसर, लेकिन कुछ डीसीज मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी वार्न करता हूं, सिंध हुकूमत को भी वार्न करता हूं। आरओज ने नतीजे का ऐलान नहीं किया, या तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ जाएंगे। इसी सूरत हमारे मैंडेट पर आप हमला नहीं कर सकते। ये हमारा आईनी, जमहूरी, कानूनी हक है कि हमारा नतीजा हमें दिया जाए। कोई धांधली नहीं करने देंगे हम आपको, कोई शबखून नहीं मारने देंगे आपको, कोई धांधली नहीं करने देंगे, कोई शबखून नहीं मारने देंगे। ये कहना था नईमुर रहमान साहब का, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, जो कि आपने सुना। वो कहते हैं कि फॉर्म 11 फॉर्म 12 अभी तक जो है वो नहीं दिए गए, तो वो रिजल्ट ही बहुत होता है सारे एग्जैक्टली रिजल्ट होते हैं। बट व्हाट इज टेकिंग देम सो लॉन्ग कि इतनी बड़ी तादाद में तो लोग नहीं निकल आए थे कि आपसे गिने ना जा रहे हो। मतलब बहुत सारी जगहों पे तो 1500 हैं, कहीं तो जी हम देख रहे हैं कि जी कहीं पे 3000 हैं, कहीं 4000 हैं। इतना मुश्किल काम नहीं था कि रॉकेट साइंस ही थी, लेकिन अभी तक नहीं गिना जा सका। अच्छा, कल ARY स्पेशल में सती साहब से गुफ्तगू करते हुए साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का ये कहना था कि भाई हमने यकीन दहानी कराई थी आसिफ जरदारी साहब ने कि वो हल्का बंदियों पर काम किया जाएगा, जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, लेकिन वो नहीं किए गए। वो यकीन दहानी जो कराई गई थी, इस पर काम नहीं किया गया। और साथ में जैसे पहले उन्होंने कहा था कि बॉयकॉट इज़ नॉट द ऑप्शन, बट दे डिड बॉयकॉटेड द इलेक्शन। क्या कहा था, ये भी आपको सुना देते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हमको यकीन दिलाया है, हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। रीशेड्यूल हो सकता था इलेक्शन, जिसकी यकीन दहानी कराई गई है, CM ने कराई है, आसिफ जरदारी साहब ने कराई है, मगर अफसोस कि जो एग्रीमेंट्स किए थे उसकी एक भी शिक पूरी नहीं। अब जाहिर है हमें एंगेज किया उन्होंने और हमें ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं था। टोटल नाकाम हुआ है इलेक्शन कमीशन। आज के इस टर्न आउट को अगर देख लें आप। अच्छा जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन पे मैंने प्रिसाइसली पूछा था कि आप किसको जिम्मेदार करार देंगे, क्योंकि ये चीज़ जुड़ी हुई है विफाक की सतह पर। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होता है तो उस सूरत में वो किस साइड पे साइड करेंगे। तो आपको याद है ना वो ठेके लेने और ना देने वाला भी मामला था। उसका वो किसको सुना रहे थे? वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो किसको कह रहे थे कि अब हमने ये ठेका नहीं लिया हुआ कि हम हुकूमत। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है ना, ठेके देता कौन था? गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाली बात पे चले जाते हैं। अच्छा, कल क्योंकि बार बार मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है ना वो रिगिंग का, MQM पाकिस्तान ने तो खैर पहले से कह दिया था कि जी देखें ये जो इलेक्शन इसमें धांधली होगी, और फिर कल उन्होंने ये भी कहा कि जो बार बार रिगिंग के वाले से बात कर रहे थे, ये जो तमाम तो सिचुएशन हो रही है तो इनका जो नैरेटिव था उसको इससे तक़वियत मिली है। सियासी जमातों ने एक दूसरे पर हमने देखा है कि धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, फिर हम देख रहे हैं जमात इस्लामी जो है वो इन दोनों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि दोनों जो है ये धांधली में मुलव्विस हैं। अच्छा, वोट लिस्ट तब्दीली होने और इनमें नाम ना होने की शिकायत भी सामने आई हैं। फिर वो फिरदौस शमीम नकवी साहब भी तो बैलेट बॉक्स को चेक करने पहुंच गए थे। वो मैंने पूछा कि वो कर क्या रहे थे, फिरदौस भी कह रहे वो बताना चाह रहे थे देखें इनकी सीलें कमज़ोर हैं। ओके, तो ये बहरहाल तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जी, वो देखिए पहले। ऑलराइट जी, तो अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। ये पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे जब भी कोई इंतखाबी अमल होता है तो उसमें ताख़ीर होती है, लेकिन इतनी ताख़ीर हो तो फिर सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल है, इतना ही वक्त लगना चाहिए था?
दरअसल प्रॉब्लम ये है, जो हमारी सियासी जमातें ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं कर रही। जो सारा जो स्टाफ जो होता है ना, ये सूबाई गवर्नमेंट का होता है। ये सारी स्टाफ गवर्नमेंट की जो होता है, तब तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का हो या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, तो स्टाफ जो लिया जाता है वो मुतलका सूबाई हुकूमतों से लिया जाता है। ऐसे ही है। तो उनकी हमदर्दियाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट वो करते हैं, वो तकर्रुर वो करते हैं। जितना हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से जितने भी ग्रेड 11, 12, 14, 15 के जो आदमी रखे जाते हैं, ये सारे सूबाई हुकूमतों के रहम करम पर होते हैं। उनको वहाँ से इशारे मिलते हैं, उनके ज़ाहिर उन्हें अपनी हमदर्दियाँ दिखानी होती है, आइंदा तो प्रमोशन लेनी होती है, फायदे उठाने होते हैं, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन की हकामात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कमर साहब ऐसे अगर देखा जाए तो इस बार जो प्रमोशन के लिए नहीं, जितना डिले उन्होंने प्रोसेस कर दिया, उनकी तो डिमोशन हो जाने चाहिए कि भाई इतने वोट भी नहीं गिन पा रहे, इनको नहीं मैनेज कर पा रहे, तो ये तो वो वाली डिपेंड करेगा situation ना है। जीतता कौन है। हाँ। लेकिन वो बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये होती है, ये तो सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, इन्होंने अपने जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है उनके इशारे पे चलते हैं। बाकी रह गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई होल्ड नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर वैसे बड़ा नाम होता है जी, हम इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन इलेक्शन कमीशन लेने का मजाज ही नहीं है। क्यों? वो सूबाई हुकूमत के मोहताज होता है। वो चीफ सेक्रेटरी को खत लिखेगा, जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये काम किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये गलत काम किया, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और एक बात, लेकिन वो बड़ी उसी अहम सूरत बात- में एक्शन लेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी के बजाय जमात इस्लामी का कैंडिडेट जीत गया, फिर पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। हाँ, सारी बातें तो आपके सामने नजर आ रही है ना। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि MQM ने बहुत गलत काम किया। अगर MQM भी दरमियान में आ जाती तो मुमकिन है ये रास्ते जो अभी PTI के साथ हो रहा है या पीपल पार्टी ने किया है या जमात इस्लामी के साथ हो रहा है, ये ना होता, कम हो जाता। तो असर रसूख था उनका अपना MQM का, उन्होंने बाईकाट करके बड़ी गलती की है, अपने मैदान से बाहर निकल के बिला भेजा। हल्का बंदियां कोई मसला नहीं होता। हल्का बंदियों का सबसे बड़ी मैं बात आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि जब 86-87 में जब हल्का बंदी हुई थी तो बेनजीर को पता चल गया था कि उस वक्त की हुकूमत ने ज़ियाउल साहब का जमाना था कि हल्का बंदियों में गड़बड़ की जा रही है। तो उनका बड़ा तारीखी बयान आया कि जितनी मर्जी गड़बड़ कर ले, मेरे हर हल्के में मेरे वोट हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दाएं जाए बाएं जाए, नहर किधर हो उधर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात दुरुस्त है। अब आप इतने कमजोर हैं कि आप हल्का बंदियों के आड़ में आके इलेक्शन से बाईकाट कर रहे हैं। आपके लेकिन वोट ले- मौजूद लेकिन हैं। अगर लोग सही काउंट ना किए जाएं और हल्का बंदियां सही ना की जाए फिर तो that is कमर an साहब issue। आपको नहीं लगता कि फिर एक इशू है? क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप लोग ही सही काउंट नहीं करे तो आप मतलब अगर मैं प्लानिंग 30 लोगों की कर रही हूँ और मेरे पास लोग वहाँ पे 90 बैठे हुए हैं तो फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहरहाल हल्का बंदियों के बारे में एक बड़ा मामला हो गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो था, उन्होंने हल्का बंदी की थी। हल्का बंदी करने के बाद उनको बाकायदा ड्राफ्ट दिखाया गया, सब कुछ दिखाया, उस वक्त उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। और जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया तो उन्होंने कहा जी और हमें ज़ाहिर है कि इतराज अपनी हो गया। वीकनेस भी नजर आई कि बिल्कुल। शायद उस तरह से कंटेस्ट ना कर सके। हाँ। कंवर साहब, लेकिन एक चीज जो बड़ी अलार्मिंग है जी, आपने ये जो बात की है उसने आंखें खोल भी दी हैं लेकिन दिल दहला दिए हैं कि आगे जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर इसी तरीके से रहा तो फिर कैसे होगा? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, एम्पावर्ड है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके? ये तो फिर हमेशा टेंटेड ही रहेंगे सर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं बताऊं, मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूँ यार, भाई का बड़ा पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का चैनल है, तो मैं अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव मफलूज कर रखा है हमारी अदलिया ने। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी के बारे में एक्शन लेता है रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ या चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, IG के खिलाफ, तो अदालतें उसको रिलीफ दे देती है। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके मुलाजिम नहीं है, उनके मतहत नहीं है। ये तो सूबाई हुकूमत जाने, उनका काम जाने, इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले सकता। इतना बड़ा अहम फैसला करके तमाम रास्ते खोल दिए धांधली के अंदर इंतखाबात के लिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है इनके मामले के ऊपर। उनको अपने मालूम है कि हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा, ज्यादा एक शो का उड़ जाएगा, कोई जवाब भी नहीं देंगे, सूबाई हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लेना। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है कि देखिए हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो गई है, जो असेंबली डिसॉल्व हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा की भी हो जाएगी, फिर तो मतलब वहाँ पे भी आगे जाके जो प्रोविंशियल इंतखाबात आएंगे तो फिर वो उसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो भी बल्दियाती इलेक्शन, तो हमें ट्रेलर मिल रहा है उसका। नहीं, बहुत बड़ी धांधली हो गई। अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हो जाएंगे तो सूबाई अमला जो है उन इलेक्शन को ताज़नी नहीं करना। सबसे बड़ी अहम बात यह है, अब हमारी हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है वो, इसकी इतना बड़ा अहम फैसला किया उन्होंने। इसलिए जब भी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, हमारी अदालतों ने रिलीफ दे दिया, जमानतें दे दी।
इसके बाद ये कहते हैं जी इलेक्शन के बाद इख्तियारी को नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, ये लॉ नहीं है, इस तरह की तो जाहिर है करके इसमें हो ये सकता है कि सुपीरियर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट से फैसला आया है तो उसकी अपील के लिए या आगे केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, बिकॉज ये तो पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है ना। केस सही से प्लीड किया जाए तो वो सुनेंगे। नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने इसलिए जब मैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुना, पढ़ा मैं, तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वरना आपके तो इख्तियार खत्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला किया था डस्का के इलेक्शन में, इनको इबरतनाक सजाएं दी थी जी। और आप हैरान होंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने आके बताया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमें 3-3 लाख रुपए दिए थे उम्मीदवार ने, और हमें मजबूरन हमें अगवा किया गया था, हमारे बच्चों को अगवा किया गया, हमारी बेटी को अगवा कर लिया था। मतलब अभी भी देखे ना कि एक प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा करने की कोशिश तो यहाँ पे की गई है। तो ऐसी तमाम तो सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो सर ये जो डब्बे भी खुल रहे हैं ना, उसमें भी हम देख रहे हैं कि वोट कितनी मतलब आधे घंटे में गिने जा सकते हैं, और वो पूरा दिन गुजर गया, वो वोट नहीं गिने जा सके। पूरे ऐसी सिचुएशन में ये जो इलेक्शन हुए हैं, इनकी कानूनी वक़्त क्या रह जाती है, और स्पेसिफिकली ये भी देखिए कि इनका टर्न आउट कितना कम रहा है। ये उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था ना, उसी वक्त गिनती क्या हो गया, 1500, 1210 एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 पोलिंग होता है, वोट का जो होता है 1200 की आदत होती है, 1200 से 1500 तक, उसमें क्या देर लगती है, आधे घंटे में आपकी वोट गिनती हो जाती है। लेकिन वहाँ जो गलती की जा रही है, टेम्परिंग की जा रही है, बात दुरुस्त फैसला हो रहा है। ये इसके बारे में इलेक्शन पाकिस्तान को बड़ा एक अहम फैसला करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकते तो इनकार करते हैं, हमें तो इलेक्शन नहीं करवाने, हमें अपने इख्तियारात ही नहीं दे रहे, हमें पावर ही हमें नहीं दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी सख्त स्टेटमेंट लेनी चाहिए, महज उसके ऊपर ना जाए कि अभी सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। तो इस लिहाज से बड़ा अहम इस्लाहात की भी जरूरत है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंडिया के बराबर एम्पावरमेंट देनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे, वहाँ पर क्या है सर? रिटर्निंग ऑफिसर को डिसमिस कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, यहाँ तो वो नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से ये सारे मामला देखने पड़ेंगे, वरना इस तरह कराची के इलेक्शन होंगे, इस तरह लाहौर में, तो पंजाब। अच्छा, वैसे इख्तियारात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं और ही इज वेरी एम्पावर्ड, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी आप कहते हैं कि मजीद बेहतर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल पावर तो है, लेकिन आप ये देखेंगे पावर तो जरूर है, लेकिन उस पावर को अमल दरामद करने के लिए रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है ना। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ये ठीक है, चलें जी, अल्लाह करे कि यहाँ पे जो रिलेटेड और रिस्पेक्टिव जो इदारे हैं, जिनके जो काम है, उनके पास इतनी पावर जरूर हो कि वो चीज़ों को अच्छे ट्रांसपेरेंट वे में कर क्योंकि अगर बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको भी बाइख्तियार होना जरूरी है, कि बात वही बात आएगी। नहीं, अगर कार्रवाई देख लेना कि अगर कार्रवाई डायरेक्टली नहीं कर सकते और लिखेंगे उसी सूबाई गवर्नमेंट को जिसको उस रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाया हो, फिर हाँ, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कल होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका दूसरा मरहला उस हवाले से, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमें जो इलेक्शन के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके नताइज आना मौसूल हो गए हैं। और 246 जो कि कराची की यूसीस थी, तो अभी तक उसमें से 30 यूसीस के जो रिजल्ट हैं वो हमारे सामने आए हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑन द लीड, देन सेकंड नंबर पे इट्स पीटीआई, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि फिर जमात इस्लामी आ रही है। हैदराबाद में हमने देखा है कि क्लीन स्वीप कर दिया जनाब पीपल्स पार्टी। हाँ जी, बज़ाहिर है, बिकॉज ऑफ कोर्स एमक्यूएम ने वो कर दिया, वरना एमक्यूएम का थोड़ी तगड़ा वहाँ पर पोजीशन थी, बट अब तो पोजीशन समझ में नहीं आ रही जी। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले रहे थे सती साहब। जी जी, मुख्तसर से ब्रेक, हम भी अपने आरटीएस के मसाइल को देखते हैं, फिर आएंगे वापस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद कुछ नताइज आपके साथ शेयर करते चलें कि ज़िला जनूबी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लियारी UC3 का गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा हमें हासिल हो गया है। पीपल्स पार्टी के इनायतुल्लाह खान, चेयरमैन शकील अहमद 3638 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अफसर अली और जाहिद अली 1496 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये नतीजा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि इनायतुल्लाह खान चेयरमैन जबकि शकील अहमद दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, जो कामयाब हुए हैं ये इसके अंदर हवाले से ये भी बताना ज़रूरी है कि एक चेयरमैन बने हैं, दूसरे वाइस चेयरमैन बने हैं। अच्छा, PTI के उम्मीदवार अफसर अली हैं, उनके बारे में अभी डिटेल्स नहीं आई कि उनकी कामयाबी क्या रही, लेकिन जाहिद अली 1496
उम्मीदवार लेकर और जो वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो ये एक ज़िला जनूबी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी यूसी 3 का गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा है। उसका बाद दूसरा जो नतीजा हमारे पास है वो है ज़िला बस्ती टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ नाजिमाबाद यूसी 4 का गैर सरकारी और मुकम्मल नतीजा। ऐसे में इसमें बताया गया है कि जमात इस्लामी के मोहम्मद अबरार चेयरमैन और सैयद जीशान अली 6428 वोट लेकर अब वाइस चेयरमैन के तौर पर कामयाब रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवार काशिफ नजम और काजिम रजा 2807 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा जी, ज़रा कराची के हवाले से तो जैसे जैसे हमें अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि 246 यूसीज़ हैं जिसमें से भी देखा जाए तो हमें तकरीबन लगभग जो है वो 31-32 के हमें अभी तक रिजल्ट मौसूल हुए हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात हैदराबाद में भी हुए थे, उसके तो नताइज फ़ौरन सामने भी आ गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है हैदराबाद में। जी, आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, तो दिस इज़ वेरी गुड उनके हिसाब से कि वो उनको कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई है। तो अब इस हवाले से ये हैदराबाद और टंडो अलाहिया और मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, सजावुल, जामशोर और दादू में मजबूरी तौर पर कामयाबी समेत लाला असद पठान, जिन्होंने तमाम तसर में जो अभी सिचुएशन चल रही है उस पर भी नज़र रखी हुई है और जो स्पेसिफिकली अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से भी इनकी गहरी नज़र है। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। लाला, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से हैदराबाद में मैदान मारा है, क्या इतना उनके लिए आसान था? अगर एमक्यूएम पाकिस्तान वहाँ से और मतलब ओवरऑल बॉयकॉट बल्दियाती इंतखाबात से बॉयकॉट ना करती तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी? शुक्रिया मदिया। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद की जहाँ तक आप बात कर रही हैं और फिर एमक्यूएम के हवाले से जो बात आप कर रही हैं कि उसमें क्या है कि एमक्यूएम शहरी इलाकों में एक अपना असर रसूख रखने वाली जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर कोई दूसरा तबसरा नहीं किया जा सकता। एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से अगरचे आप कराची के अलावा बात करेंगी तो फिर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुँचा है, क्योंकि उनके सामने कोई मद्दे मुकाबिल इतना बड़ा मजबूत उम्मीदवार नहीं रहा और बाकी जो उम्मीदवार थे वो इतने ज़्यादा उम्मीदवार मजबूत नहीं थे कि जो वो पीपल्स पार्टी का वहाँ पर टकराव ले सकते थे। बाकी रहा कराची, तो कराची में तो पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी बड़े मजबूत थे और उसके अलावा फिर पीपल्स पार्टी और फिर एमक्यूएम, ये चारों पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती यहाँ पर, मगर एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से यहाँ पर जो है शरह तनासुब वो बहुत ही कम रहा, टर्नआउट बहुत कम रहा वोट का। और उसके अलावा भी दो वजूहत हम रात से बयान करते आए हैं कि एक मशकूक बनाया गया पूरे इलेक्शन को, गैर यकीनी वाली सूरत हाल थी, यानी इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। रात को जाके आप 12-1 बजे जाके ये बात तब भी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी। गवर्नमेंट कह रही थी हम नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन कह रहा था हम कराएंगे, लोग शशोपंज में रहे, लोग ये चीज़ तय ही नहीं कर पाए कि सुबह को इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी वो भी टर्नआउट कम होने का सबब रहा। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी बारहा होते रहे कि दहशतगर्दी होगी, ख़तरा है, दहशतगर्द कराची में दाखिल हो गए, उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम है, वो इश्यूज़ अलग आए। और उसके अलावा जो कल हमने पूरा दिन कराची में देखा, बिलखुसूस कराची की मैं बात करूँगा कि यहाँ पर जो हल्का बंदियाँ चेंज की गई हैं उसकी वजह से अगरचे वो उसका वोट बेसन का कोई वोटर था तो वो अपना वोट देने के लिए अपना बूथ तलाश करता फिर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने जिस इलाके में या जिस सरकारी स्कूल में या किसी सरकारी इमारत में या किसी मखसूस इलाका जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तय किया था कि वो पोलिंग स्टेशन होगी, वहाँ पर उसने वोट दिया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको बताया गया कि अब आपका वोट यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर तो किसी और इलाके के वोटर्स वोट करेंगे, आप अपना बूथ जाके ढूंढे या पोलिंग स्टेशन। अच्छा, इसके अंदर लाला एक और चीज, ये जहाँ पर मामला आ जाता है ना आवाम का, वहाँ पर थोड़ा सा आप ये देखें कि सोशल मीडिया का आप देखें, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे, नेविगेशन का चक्कर नहीं पता होता था, ढूंढना पड़ता था फिजिकली जाके, गूगल मैप्स नहीं होते थे, कई चीज़ें नहीं होती थी। अब ये है कि जब आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के मैसेज करके आपके पास एड्रेस एक आ जाता है,
तो फिर जाहिर है कि आपको अगर चेंज लाना है तो सिस्टम से थोड़ा बहुत आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको ढूंढना चाहिए, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे वोटर्स में होनी चाहिए कि भाई थोड़े से रखने डाले जा सकते हैं, तो पहले से जाके थोड़ा सा देख लें। ज़रूरी है कि उसी दिन जाके फिर ख्वार होना, फिर मायूस हो जाना कि जी हमें तो आसानी से वोट देने का हक नहीं मिला तो हम घर पे ही बैठेंगे। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? इस बार नहीं, इस बार आप देखें ना तो रात 1 बजे तक तो गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे खड़ी थी कि इलेक्शन नहीं होना है, तो तमाम जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही थी इलेक्शन नहीं होना है। सिर्फ एक इदारा था इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था किसी भी सूरत में इलेक्शन हम करा के रहेंगे। तो गैर यकीनी वाली सूरत हाल थी, उसमें लोग बहुत ही इस सूरत हाल में फंस गए थे कि अगर आखिर इलेक्शन होना ही नहीं होना, और इससे पहले 3 बार इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके थे। तो इलेक्शन कमीशन का कोई इतना अच्छा जो है वो ऑथेंटिक रोल नहीं था कि लोगों के दिमाग में ये हो कि ये फैसला जो है वो किसी भी सूरत में मनोहन है लाला, हमने देखा इलेक्शन कमीशन डटी हुई थी कि नहीं इलेक्शन इसी तारीख को होने हैं, और एमक्यूएम के इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने वफाकी हुकूमत पे भी डाला उनको रात को बॉयकॉट करना पड़ गया, लेकिन इलेक्शन की डेट आगे नहीं हुई। तो हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था वो पूरा हुआ। और दूसरी बात, अभी जो आपने बेयकीनी की सूरत हाल के हवाले से बात की ना, तो वैसे आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल का बेनिफिशियरी कौन साबित हुआ? देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल का अभी तक कोई भी बेनिफिशरी साबित होने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वजह यह है कि 20 से 25% इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हमारा टर्नआउट रहा है कल। असबाब कोई भी हो, 3-4 असबाब जो हमने बयान किए वो सारे असबाब इसमें शामिल हैं, और 20 से 25% टर्नआउट रहने के बावजूद अभी 16 घंटे गुजरने के बावजूद वो 30% पूरे कराची के रिजल्ट नहीं दे सके हैं। हम बाकी सिंध के अजला की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर तो तकरीबन मेजॉरिटी में रिजल्ट आ चुके हैं। क्या वजह है ऐसी? क्या इतनी कौन सी मखलूक आ गई थी कराची में, इतने कौन से लाखों की तादाद में पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन पर लोग आ गए थे कि जिनकी गिनती अब तक मुमकिन नहीं हो पाई है? यानी इसके मतलब है इसके पीछे कोई बदनीयती है, कोई नाअहली है, कोई काहली है। क्या वजह है? क्यों जो है वो कराची के लोगों को अब तक, कराची की पॉलिटिकल पार्टीज को, कराची की पॉलिटिकल फोर्सेस को या अवाम को अब तक इस बेयकीनी वाली सूरत हाल में रखा हुआ है कि आखिर होना क्या है कराची का, कि इतनी छोटी छोटी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पे वोट कास्ट हुए हैं, वो वहीं पर ही समअप होकर वहीं पर ही उनके तमाम जो पोलिंग स्टेशन का हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब थे, उन्होंने वो जमा करा के वो अपने फॉर्म्स जब वो जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में। अब फॉर्म 45 जारी करें, आप लोगों को बेयकीनी वाली सूरत हाल से निकालें और बताएं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ लाला कि यहाँ पर जो चक्कर है कि अभी कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कहते हैं तरीक़ेकार ये है कि इलेक्शन कमीशन बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई रिटर्निंग ऑफिसर उनके साथ ताउन नहीं करना, अब रिटर्निंग ऑफिसर या जो भी अमला आता है इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करता है इस सारी सिचुएशन के दौरान, वो सिंध या मुतालिका हुकूमत का अमला होता है। ज़ाहिर है कि या महकमा एजुकेशन से होगा या किसी और महकमे से होगा, तो अल्टीमेटली उनकी हमदर्दियाँ बज़ाहिर या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस हुकूमत के साथ होती हैं। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई भी करना होगी तो बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा, वो चीफ सेक्रेटरी को लिखेगा या मुतालिका सेक्रेटरी को लिखेगा। अब उनकी मर्जी है कि वो कार्रवाई करें या ना करें, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपको नहीं लगता? देखिए जी, मैं सुन रहा था जब दिलशाद साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकता, मगर इलेक्शन कमीशन बड़ा बाख्तियार होता है। वो जब लिखता है चीफ सेक्रेटरी को या मुताल्लिका किसी भी इदारे को, तो उसके ऊपर सख्त किस्म के एक्शन होते हैं और उस अफसर के आगे के लिए उसके ऊपर एक दाग लग जाता है। वो इस तरह जो है वो बिल्कुल ही अपने ऊपर वो दाग लेकर पूरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उनका जो कहना था वो सही कह रहे थे कि बाद में जाके उनको अदालतों के ज़रिए रिलीफ मिल जाता है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर इलेक्शन कमीशन बवक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा ताकतवर और बाख्तियार होता है, अगर तो वो अपने उस ताकत को इम्प्लीमेंट करे, उस इख्तियार को इम्प्लीमेंट करे। हाँ। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है वो इख्तियार? क्यों इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है, जो कल तक इतनी बड़ी मजबूत सियासी पार्टियों को झुका दिया, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के तमाम नोटिफिकेशंस और फैसलों को उन्होंने जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया, सिक्योरिटीज एजेंसीज के जितने भी कंसर्न थे उनको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो फिर रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो आने चाहिए। That is the question. और क्यों नहीं यही बताया जो जा रहा है? रिजल्ट इतने लेट आ रहे हैं, ये तमाम तरह सिचुएशन को काफ़ी टेंटेड बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध लाला हसन पठान साहब मौजूद थे और वही बात जो ये कह रहे थे कि रिजल्ट कहाँ है,
मतलब इतना तो टर्न कहाँ है आउट लोगों का रिजल्ट ज्यादा भैया? था। कहाँ है? मैं तो आप नहीं लब रहे पे मैं की दसा हम था ब्रेक में मजीद पता करते हैं कि कहाँ है रिजल्ट। किधर तुम्हें चिड़िया गिर पूछो उससे। वेलकम बैक जी। अब जरा बात कर लेते हैं ये ओवरऑल जो इस वक्त सेटअप चल रहा है इसके बाद आगे क्या होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ये हमारे साथ है ना? हाँ मौजूद है। अच्छा, ये ज़रा फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट तो आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि उसके अंदर वक्त भी लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है, लेकिन आगे आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग साबित हो सकती हैं, अगरचे कि मेयर पीपल्स पार्टी का आता है या अगर किसी और जमात का आता है, तो उस सूरत में? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मेरा नाम सिर्फ फ़हीम ज़मान है, फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी नहीं। अच्छा, तीसरी चीज ये कि मेयर अभी correct पीपल्स करवाते पार्टी हैं का सर। बहुत शुक्रिया टीम। दैट्स ओके। तीसरी चीज ये है कि मेयर पीपल्स पार्टी का है और या एमक्यूएम तो खैर रन में ही नहीं है, जमात इस्लामी या पीटीआई का अलावा एक पॉलिटिकल उस मूव के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त तमाम तर बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखे हुए। जितने भी म्यूनिसिपल फंक्शंस मुमकिन हो सकते हैं वो सारे वहाँ डीजी और एमडीज बैठे और उनके थ्रू जो है वो रिपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। अच्छा। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को करता है। तो आप पहले तो मेयर ये रोया करते थे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में आपको याद हो, निमतुल्लाह खान के ज़माने में, कि जी हमारे पास कोई 36-37% लैंड कंट्रोल हमारे पास है, बाकी तो फेडरल और प्रोविंशियल एजेंसीज के पास है, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अब तो वो ये भी कहा करेंगे कि जो हमारा यानी कि कचरा उठाने का या पानी या सुवेज या सड़कें साफ करने का, रोडें बनाने का, वो तमाम तर काम भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखा हुआ है। तो बुनियादी है, बचपन में नारा सुनते थे कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो। जब तक आप इस निजाम को नहीं बदलोगे, आप ये चाहो कि अवामुन नास जो है बिलखसूस कराची जैसे शहर में जहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई है, आपको अंदाजा हो ना हो, सेंट्रल में जो है कोई 97% लिटरेसी रेट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, साउथ में भी ऐसा ही है, ईस्ट में भी ऐसा ही है। मैं मज़ाफात की बात नहीं करता। तो यहाँ पर लोग ये बात जानते हैं बिलअमूम कि इनका उनकी वोट से या उनकी पार्टिसिपेशन से शहर की हाल पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो फिर आप उनसे क्यों तवक्को करते हैं कि वो सुबह सुबह निकल कर अपना इतवार खराब करके वो वोटिंग में और इसमें हिस्सा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ट्रस्ट जो कि लोगों को सिस्टम पर है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली देखा और पहले भी मतलब ये तो चले बल्दियाती इंतखाबात हो गए, लेकिन फ़हीम साहब उसके अलावा अदर देन दैट अगर हम प्रोविंशियल असेंबली का भी रुख कर लें, हम कौमी असेंबली का भी रुख कर लें, तो वहाँ पे भी जो देखा कि लोग कहते हैं कि किया क्या हमारी बेटरमेंट के लिए। नहीं, आप ये भी नहीं है कि ये भी छोड़ दीजिए कि किया क्या है। बिलखसूस कराची में एक अरसे दराज से अगर आप वोटर्स टर्नआउट देखें, झूठा सच्चा ठप्पे लगा हुआ, वो 30, 35, 36, 40% से ज्यादा नहीं होता। अब तो मेरे ख्याल में जो लास्ट बाई इलेक्शन वगैरह हुए हैं वो 7-8%, 9% वोट पड़ा है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बहुत सारे लोग तो वोट रजिस्टर ही नहीं करा। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एलियनेशन। अवामुन नास का इस मुल्क के जो सियासी निज़ाम है, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, उससे एलियनेशन है। अच्छा, जब पॉलिटिकल एलियनेशन होता है तो नौजवान बिलखसूस जो है, जो कि आपका मुस्तकबिल है, वो कोशिश करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाएं, जाके नौकरियां करें, अपना घर बार वालों का पेट जो हो रहा है बिल्कुल तो लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं होती। फिर आप लोगों को पकड़ के इस बात पे सजा दे देती हो कि उन्होंने जो है गद्दारी कर दी। ठीक है, तो ये हालात हैं आपके। अल्लाह रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। और पहले भी एक ये ज़ाहिर है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कहा जाता था कि जी ये चीज़ें नहीं हैं। अब तो मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि देखते हैं डिपेंड करता है, मेयर बिन कहा जाता है, हुकूमत बिन। हाँ, फिर उस सूरत में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी नाज़रीन किराम 10:05 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मेरे साथ मौजूद हैं सईदा मदीहा ज़हरा नकवी। तो जनाब बात यह है कि 9 से 10 का टाइम गुजर गया, 10 से 11 का वक्त बाकी है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मौसम के क्या हालात हैं वैसे? मौसम के हालात हैं जनाब के लाहौर में तो बड़ी ज़बरदस्त ठंड है, इस्लामाबाद में बड़ी प्यारी ठंड है, कोयटा में भी है। मैं कहती हूँ मौसम ठंडे ठार, थोड़ी बहुत वहाँ पे आपको होता है धूप भी निकलती है, लेकिन धूप का फ़ायदा कोई नहीं होता क्योंकि ऐसा टेम्परेचर है वहाँ का। कराची का जो कहा जा रहा था कि बहुत कड़ाके की सर्दी, वो नहीं थी। नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए आपको बाइक पे सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपने कड़ाके की सर्दी एंजॉय करनी है तो आप सुबह सुबह बाइक पे सफ़र करें, तो आपके अरमान पूरे हो जाएंगे। कड़ाके की सर्दी के नहीं, मैं चाहती हूँ बाइक पे बैठे बगैर मेरे बाल बनाने का मौका भी नहीं, वो नहीं हो सकता इंजीनियर बाल बनाने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा। कितना बस नेचर ने मेरी बात बोल रहा है कि होंगे वो क्या कितना अच्छा लगेगा। उसको क्या कहते हैं, एक जानवर होता है खारपुश्त, क्या कहा जाता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी सेह कहते हैं, सेह कहते हैं। हाँ, सेह कहते हैं। अच्छा जी, बड़े और अहम तरीन और कुछ अंग्रेजदान कह रहे हैं कि टॉप स्टोरी कहते हैं उनको हैं। हाँ बहुत अच्छी अंग्रेजी उन्होंने बताई है हमें। गुड। तो चले जी, तो बात ये है कि क्या हो रहा है सियासी मैदान में, ये भी जरा शामिल कर लेते हैं, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। विफाक और पंजाब में कमजोर मैंडेट मिला तो मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान का दो टोक ऐलान। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उम्मीद है आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। पीटीआई और मुस्लिम लीग क़ाफ के दरमियान निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तेफाक। चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग क़ाफ के पीटीआई में जम होने का इशारा दे दिया। मुल्क में तेल के बहरान का खदशा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। बरवक्त एलसीज ना खुलने से सूरत हाल खराब हो सकती है, हुकूमत को खत लिखकर खबरदार कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी का राज। पाइपलाइंस में पानी जम गया, मामलात जिंदगी मुतासिर। कराची में भी ठंड हद से बढ़ गई। जी तो अब पॉलिटिक्स। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि विफाक और पंजाब में कमज़ोर अगर उन्हें मैंडेट मिला तो उस पर वो मुज़ाहमत करेंगे। टीवी प्रोड्यूसर्स के वक्त से मुलाकात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि उम्मीद है कि आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। बिल्कुल जी, ये तो खैर उनकी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कहा। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये सिचुएशन हमने देखा था कि 2 दिन पहले जब असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से पीडीएम के इत्तेहादी से नाराज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि और यकीनी तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन फिर हमने देख लिया कि जिसका खदशा था और ऐसा लग रहा था कि जी 14 की रात को जी विफाक की हुकूमत भी गई, तो उसमें फिर हमने देखा कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। फिर वही वली खालिद बुल सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट जो आपने सुबह डिस्कस भी की थी, वो भी हमारे सामने आ गई। अच्छा, इस तमाम तो सूरत हाल में ज़रा पंजाब की ज़रा सिचुएशन अगर हम स्पेसिफिकली इस वक्त देख लें, क्योंकि असेंबली से रिजॉल्व हो गई है, तो 3 ऐसे नाम है जनाब जो कि सामने आए हैं। वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेर, नसीर अहमद खान और नासिर सईद सुखेरा नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तेफाक हुआ है। अब देखिए इनमें से कौन सा नाम आगे आता है। और एक और बड़ी खबर भी तो है जी, बड़ी खबरें तो बहुत हैं, लेकिन पीटीआई के बिल्कुल पीटीआई में काफिले के जम होने का जो इंजमाम की हम बात कर रहे थे, आज से 6 महीने पहले भी ये बात हुई थी। तो अब ये है कि इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने थोड़ा सा ग्रीन लाइट दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए ज़रा। 3 नाम अहमद नवाज सुखेरा साहब, नंबर 2 पे नसीर अहमद खान साहब, नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब। ये तीनों का फैसला हुआ है। जो खान साहब ने फैसला किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो तीनों नाम दिए हैं इसमें से ज़रूर कंसेंसस होता हुआ नज़र आ रहा है। इस कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। मुनर साहब का भी यही ख्याल है। अच्छा जी, तुमने कहा मुनर साहब का भी ख्याल है। वैसे सती साहब मुझे एक बात बताएं, शेख रशीद अहमद साहब की पार्टी में तो एक वही है ना जिनकी सीट है, ठीक है, और वो जम हुए नहीं हुए, वो जम नहीं हुए, लेकिन वो वज़ीर आला पंजाब बने।
नहीं हाँ, बने। ये बात भी आपने सही उनके की। पास इतनी सेह थी कि वो सीट एडजस्टमेंट पे कुछ नहीं, कर पर अगर सकें। देखा जाए तो उनकी और इमरान खान साहब, वो इमरान खान के साथ बहुत डटे रहे। हाँ, वो मतलब जहां इमरान खान साहब उनकी की अपनी पार्टी तालमेल के लोग मिलती है नहीं ना। कर रहे थे, हाँ उनकी तालमेल मिलती, तो ये तो उनकी तो पार्टी की मतलब अगर देखा जाए तो 10 वो अच्छी पोजीशन भी है। सो देखते जी कि क्या होता है, ये जम होते हैं या नहीं होते। एक तरफ तो इन्होंने कह दिया कि इंडिया दे दिया है कि पार्टी के लिए अच्छा होगा, और मुनिस की भी यही सोच है, मुनिस इलाही की भी सोच है कि अगर वो पीटीआई में जम हो जाए। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन साहब की हम देख रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई है। सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन साहब नहीं थे, बल्कि उनके साहबजादे भी इस मुलाकात में शरीक थे। सो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी अगर जम हो जाती है, सो फिर जो उसकी अपनी पुरानी तमाम तर चीज़ें थी वो सब ख़त्म होके लेट्स सी कि क्या होता है। तो बहरहाल तमाम तर सूरत हाल जो है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तजियाकार चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब हमें अलग सुबह कड़ाके की सर्दी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि कराची में बिल्कुल नहीं है लेकिन लाहौर में है। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये पहला क्या बस वो हम तब मानेंगे जब आप वीडियो कॉल पे आएंगे हमारे साथ, इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये मुझे बताएं कि ये बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और इस पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि वफाक और पंजाब में कमज़ोर मैंडेट मिला तो मुज़ाहमत करेंगे। तो ये मुज़ाहमत किसके ख़िलाफ़ होगी? अवाम के ख़िलाफ़? वो तो फिर बातें ही होती है ना, जब आपका इलेक्शन का यानी एक जब जैसे ही इलेक्शन का माहौल बनेगा एक और सूरत हाल होगी। अच्छा, जब रिजल्ट आएंगे एक और सूरत हाल होगी। तो फिर ये नहीं है, पुश और पुल जो होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन वो तो मैक्सिमम दबाव डालेंगे ना कि हमें ज्यादा अक्सरियत मिले और ताकि हम अपने मैनिफेस्टो पर अमल करें। अक्सरियत देना किसके इख्तियार में है सर? अवाम के। फिर अगर आपको यकीन नहीं है अवाम पर तो फिर घर बैठे फिर इलेक्शन में क्या जाना है आपने। बिल्कुल सही। लेकिन आप धांधली ना कराएं, बल्कि धांधला। ओहो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है सर। वैसे बस आपका जब से आप कराची में बैठना शुरू हुए ना, मुझे आप पर भी थोड़ा सा ना कराची वाले तो सबसे ज्यादा परेशान है सर। देखिए अभी तक नतीजा नहीं आया। लेकिन आप यानी यहाँ तो धुंध भी नहीं होती। मैंने कहा ये धुंध हो रहा है काम। सती साहब मदिया को तो खैर नहीं, यानी कराची एक वक्त था कि पॉलिटिक्स में भी सबसे आगे होता था। ट्रू सर, ट्रू। सर पॉपकॉर्न वाली सिचुएशन होती थी, मतलब हम चाहे लाहौर में बैठे होते थे लेकिन पॉपकॉर्न हमारे हाथ में होती थी, क्योंकि दिन ब दिन सूरत हाल बदलती रहती थी। अच्छा वैसे ये बताइए, अभी परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। हमने देखा है कि जी, मैं अभी जैसे सती से भी कह रही थी कि भाई हमने देखा है कि शेख रशीद साहब की पार्टी में सिर्फ वही एक शख्स हैं, वो कभी जम नहीं हुए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और उनके बेटे भी सोच सकते हैं कि अगर वो उनका इंतजाम हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो उनके लिए अच्छा होगा। सो आपको लगता है कि ऐसा हो जाना, ऐसा होना चाहिए, ये रिवायत अच्छी है? क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम लीग काफ की अपनी हिस्ट्री है। नहीं, वो अपनी जगह हिस्ट्री, लेकिन अब चूंकि एक तो खानदान तकसीम हो चुका है और दूसरा काफ लीग की यानी पॉकेट्स है, कोई पॉपुलर बेस तो नहीं है। और अभी वो काम कर रहे थे परवेज़ इलाही अपने हलकों में, इधर उधर कई डिवीजन बनाई हैं, कई ज़िले बनाए हैं, कई जगह उन्होंने 300 अरब का यानी डेवलपमेंट कराया शुरू। तो उसलिए ही वाज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ गुड पॉलिटिकल रिजल्ट्स। लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने ये फैसला किया कि अब असेंबली तोड़नी चाहिए, तो उन्होंने तोड़ दिया और ये परवेज़ इलाही तो नहीं तोड़ना चाहते। अब वो जितनी ये सीटें मांग रहे हैं वो पीटीआई वाले दे नहीं रहे थे, तो बेहतर यही है कि काफ लीग उधर मर्ज कर दें अपना। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि देखें, वैसे हम देखें तो जैसे परवेज़ खटक साहब हैं, वो कभी कभार अपना इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, लेकिन उनकी एक से है पार्टी में। ये अलग बात है कि तमाम तर कामयाबी के बावजूद 2013 से 18 के दरमियान उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। महमूद खान साहब का मामला अपने सामने है, मतलब यानी कि अभी केपी असम्बली की तहलील के हवाले से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है कि वो लोग चाह रहे हैं कि जी पहले एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल हो जाए पहले, या एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, उसके बाद केपी असम्बली की तहलील हो। तो आप समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब विद इन द सेटअप रहते हुए एक अंदर ही जम होकर अपना कुछ कह पाएंगे, बात मनवा पाएंगे? असल में वो जो मतलब ये कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन आप चूँकि आपने फोर्स किया, परवेज़ इलाही साहब जो है ना, अब उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं जितनी नज़र आती है। मैं अगले दिन गुजरात यूनिवर्सिटी गया, वहाँ ऑनररी डिग्री देनी थी, लॉर्ड वाजिद खान है यूके में,
तो वहाँ इन्होंने तकरीर की, तो इनका तकरीर करते हुए सांस इस तरह बुरी तरह फूल रहा था कि मैं मुझे परेशानी हुई देख के। तो अब पॉलिटिक्स जो है अगली नस्ल ने करनी है। मुनसलाई ने फैसला किया है कि मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा, कोई पसंद करेगा। और उससे पहले आपको याद है 2018 से पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी लोगों ने, आपने देख लिया था कि लाहौरियों का एतमाद मुनसलाई पर कितना है, ये वो हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने खैर मुस्लिम लीग काफ को भी सपोर्ट किया था। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि अगर इंजमाम हो जाता है तो अभी हमने देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा हैं, डू यू थिंक दैट दे वुड बी ओके अबाउट इट? और साथ में जो दूसरे जो प्रोविंशियल असेंबली में भी जो उनके कुछ रहनुमा हैं वो इस फैसले को इजीली एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि परवेज इलाही साहब को मनाना है, इधर इमरान खान साहब को भी अपने लोगों को मनाना पड़ेगा। और वो तो पीटीआई तो है इमरान खान, और इमरान खान पीटीआई है। अगर उन्होंने गले लगा लिया, आज तक लोगों ने उस्मान बुज़दार जिसको यहाँ पार्टी एक्सेप्ट करती है, ना मुल्क करता ना सूबा करता, खान साहब ने किया बिल्कुल। हाँ। तो फिर वो हर वक्त वो मेरे जैसे दोस्तों को जिन्होंने ना लेना ना देना उनको तो सब उससे अच्छा कोई बंदा नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते ना, यू कैन ओनली आस्क क्वेश्चन। वैसे बुज़दार साहब किधर है चॉइस साहब? वो ऐसे ही रोलते फिरते इकट्ठा कर लिया, काफी हाथ दिखा रहे हैं पे रोज वो हाथ कर गए ने, तो उसी के हाथ दिखा रहे सूबे ना और मुल्क ना और सारे ना। और मुझे तो मतलब मैं इसलिए तो आपको यानी परेशान लगता हूँ कि कोई यानी बंदा जाए किधर, बंदा जाए। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो नाश्ता करो जी, तगड़ा जा। हाँ, चॉइस साहब हमारे शो में आ जाते हैं, हमारे शो में जान भी भर देते हैं आप। हमारे शो की चॉइस साहब रौनक भी है। थोड़ी सी आपसे गलबात करके हम भी जो अपना दुख रहा है थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अल्लाह जी हमारे मुल्क में जो सियासतदान है ना वो इतनी मेच्योरिटी का सबूत दें कि उनको ये भी पता हो कि कौन सा शख्स कौन से इलाके के लिए, कौन से लोगों की तर्जुमानी करने के लिए बेहतर शख्स है। और खास तौर पर हमेशा ये सिचुएशन होनी चाहिए, यानी कि ये सियासी मुफाद और ये कौमी मुफाद। यस, कौमी मुफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ होनी चाहिए जी, कि कौमी मुफाद से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। वो हम बचपन में सुनते थे ना कि आवाम के वसता मफाद में कहा जाता है, हम बचपन में सुनते थे ना ऐसी बातें। ये तो मौलाना फजल रहमान के अंदाज में। वो अच्छा वो बोलते थे, अच्छा ठीक है, लेकिन कहते तो सारे यही थे ना कि आवाम के वसी तर मफाद में हम ये मुश्किल मोड होता है। हाँ, एक कमजोर। अच्छा खैर, छोड़ें बात को। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि कल है मंगल और कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील का फ़ैसला किया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इमरान खान की हिदायत का इंतज़ार कर रहे थे और अब इस हवाले से हिदायत मिल गई है और अब वो कल समरी भेजेंगे इस हवाले से गवर्नर साहब को। और फिर ये आर्टिकल जो है इनका 112 के तहत समरी भेजी जाएगी और 48 घंटे में गवर्नर समरी पर दस्तखत करेंगे बसूरत दीगर खुद ब खुद। जैसे आपने देखा पंजाब में भी देखा कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने उन्होंने पहले भी कह दिया था कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा और रुकावट भी नहीं बनूंगा। ऑफ कोर्स अगर वो नहीं भी दस्तखत करेंगे तो खुद ब खुद पंजाब की जो असेंबली है वो 48 अच्छा उन्होंने पता है क्या किया? 10 बजे के आसपास ना मुझे याद है उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैंने इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना। मैंने फिर कहा कि इतना तो कर ही सकते थे, जाहिर है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों में उन्होंने खैर जी ट्वीट भी की। अच्छा जी, इस तमाम तो सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बैरिस्टर साहब, जैसे आपने पहले भी हमने आपकी स्टेटमेंट सुनी थी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। अब पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व हो गई, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी फाइनली डिसॉल्व होने जा रही है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से फैसला यही हुआ है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब समरी गवर्नर को भिजवा देंगे। अच्छा, और उसके बाद वही अमल होगा जो पंजाब असेंबली में हुआ। अगर गवर्नर ने पहले साइन कर दिए तो रिजॉल्व हो जाएगी और अगर ना किए तो 48 आवर्स 48 घंटों के बाद जो है वो भी ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। तो ये फैसला हुआ है पार्टी ने किया। अच्छा बैरिस्टर साहब, बस उसके अंदर कोई ज़ाहिर है कोई गुफ्तगू थी, क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि मीटिंग भी होगी, डिस्कशन करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब असम्बली तहलील हो ही चुकी थी, तकरीबन समरी जा चुकी थी, क्योंकि उसके बाद समरी जाने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसके अंदर जो डिस्कशन थी केपी असम्बली की तहलील के हवाले से,
उसमें किस बात पे मुशावरत हो रही थी, क्या सोचा जा रहा था? लेकिन डिस्कशन तो खैर मुख्तलिफ औकात में होती रही है, और यही एक मेन पॉइंट था कि जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो जाती और तहलील का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो अमल हो गया है और पंजाब असम्बली इस वक्त डिसॉल्व है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इसके अलावा कोई और इशू, कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई भी और ऐसा कोई कुछ ऐसे कंसर्न्स भी रखे जा रहे थे कि पहले, क्योंकि परवेज़ खटक साहब से मुतालिक ये कहा जा रहा था ना, उन्होंने ये राय दी कि पहले तहरीक अदम एतमाद या फिर एतमाद का वोट लेने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को कह दिया जाए, फिर ये काम करें, ऐसा कुछ था डिस्कशन में? देखिए, डिस्कशंस में तो ऐसी कई फैक्टर्स थे जो ज़ेर बहस आए। अच्छा। और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आरा दी। परवेज़ खटक साहब ने कल जो मीटिंग हुई हमारी उसमें खान साहब के साथ, तो उसमें तो ये बात हुई कि ये जो असम्बली का प्रोसेस है इसको चंद दिन और डिले कर दिया जाए, ताकि एक तो जो पंजाब असम्बली के हवाले से इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है वो भी आ जाए, क्योंकि हमें ये शक है कि शायद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की का जो शेड्यूल है वो जारी करने में गड़बड़ करे, मतलब ले तो लाल से काम ले। तो ये एक हमें खदशा है। लेकिन बहरहाल ये डिस्कशन ही थी, ये कोई सच कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं थी। इस फैसले की डिस्कशन हुई और उसके बाद यही फैसला किया गया कि जो भी सूरत हाल है उसको देखा जाएगा, लेकिन असेंबली को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं। डू यू थिंक अभी जो निगरान वज़ीर आला साहब के लिए, क्योंकि अभी पंजाब में तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि चीज़ें इतनी स्मूथ होंगी, अगर हम जब वहाँ पे निगरान वज़ीर आला को लेके आने की बात की जा रही है, ये प्रोसेस क्या खैबर पख्तूनख्वा में कदरे स्मूथ होगा? देखिए, जो निगरान वज़ीर आला का के तकर्रुर का तरीक़ा कार है, उसमें इन बिल्ट एक ऑब्स्टिकल है, और वो ये है कि चूंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो साबिका होती है उनके पास चूंकि इक्वल वोट्स हैं, तो इस वजह से बाज़ औक़ात उसमें एक तातुल पैदा हो जाता है। अब पहले तो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर फैसला करेंगे, ना हुआ तो फिर 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें दोनों तरफ से 3-3 अरकान होते हैं। अमूमन यहाँ पर मसला फंस जाता है क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत का यकीनन इख्तिलाफ राय होता है। तो लेकिन उसके बाद फिर बात इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास बात ना जाए और असम्बली के अंदर ही पॉलिटिकल लोग इसका फैसला करें, क्योंकि बाद में जब इलेक्शन कमीशन नाम देगा तो उस पर शायद किसी न किसी को डेफिनेटली एतराज होगा। तो मुझे लगता तो है कि अपोजिशन रेजिस्ट करेगी खैबर पख्तूनख्वा में भी, और जो हुकूमत के नाम होंगे उनको यकीनन एक्सेप्ट आसानी से नहीं करेगी। लेकिन बार सूरत देखा जाएगा, जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इंशाल्लाह ठीक है, हैंडल करेंगे उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है। अब लेट्स सी कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचता है, मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक साहब। ज़ियाउल हक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। बताएं जी, ये क्या इतने डिस्कशंस, और वैसे तो हम तो सुन रहे थे कि साथ साथ ही होगी तहलील, तो अंदर की कहानी क्या थी, क्या रिजर्वेशंस थे? बेसिकली कुछ का तो हमने अहाता किया, बाकी आप बता दें। कुर्सी से महरूम हो रहे हैं लोग, तो वो कैसे जो है तो खुश होंगे, मुतमईन होंगे। कल भी जो इजलास हो रहा था, वीडियो लिंक के ज़रिए जो खान साहब खिताब कर रहे थे, तो उस दौरान जैसे बैरिस्टर सैफ ने भी अभी इस बात की तस्दीक की है कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी, और यहाँ की जो काबीना है उनकी ये कोशिश थी कि असम्बली की जो तहलील है उसके लिए थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जाए। कुछ कह रहे थे कि 21 तारीख का टाइम दिया जाते। इवन के महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी भी ये राय थी कि जुम्मे के बाद इस असम्बली को तहलील किया जाए। एक तो यह है कि चूँकि इनकी कैलकुलेशन ये है कि ये जिन तारीख़ों में असम्बली तहलील होगी तो ये रमज़ान के आखिरी आयाम होंगे, तो उनमें जो है अगर 3 माह में इलेक्शन होते हैं तो वो आखिरी आयाम में इंतखाबात की तारीख़ आती है। तो इनका ये ख्याल था कि ये थोड़े रमज़ान गुजर जाए तो उसके बाद जो तारीख़ आए तो उसमें आसानी से इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपेन करने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। फिर इनका ये ख्याल है कि हो सकता है कि रमज़ान की वजह से ज़्यादातर लोग वोट डालने के लिए ना निकल सके अगर इलेक्शन टाइम पर होता है तो। लेकिन ये बता दूं कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना मेंबरान है, इवन के जो इनकी पार्लिमानी पार्टी है,
उन सब की यही ख्वाहिश थी कि बल्कि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से असम्बली डिले हो जाए, बल्कि इनकी दुआएं थी कि पंजाब असम्बली में कोई ऐसा कानूनी नुक्ता निकल आए जिसकी वजह से अदालतों में दोबारा केस जाए और ये टाइम हासिल कर लें। लेकिन बहरहाल वो तो नहीं हो सका है। अब ये असम्बली तहलील का ऐलान कर दिया गया है, कल जो है तो बाकायदा ये समरी मूव कर दी जाएगी और उसके बाद असम्बली तहलील होगी। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से पंजाब में हो रहा है, यहाँ पर भी जो ओपोजिशन है और उनका यही कहना है कि वो असम्बली तहलील होने के लिए आइनी टाइम जो है वो पूरा करने देंगे। हो सकता है गवर्नर दस्तखत न करें। अच्छा। और मुशावरत में भी लगता गवर्नर यही है दस्तखत कि भी नहीं वो करेंगे इनके साथ तो नहीं बैठेंगे। ज़िया वो तो ऑटोमेटिकली विद इन 48 आवर्स जो असेंबली है वो खुद डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन बात ये सिर्फ ये असेंबली डिसॉल्व होने की नहीं है, बात ये कि जो पंजाब की जो गवर्नमेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी, इसने भी एक तरीके से प्रोटेक्शन दी हुई थी खान साहब को। सो अब यहाँ पे ये भी देखना है कि फ़िज़ा इस हवाले से कैसी है, क्योंकि काफ़ी बैक थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनकी इमरान खान साहब को हमने देखा कि बहुत सारे सूबे ने बहुत सारी जगहों पे हेल्प भी की थी इनको। तो इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? यकीनन जी जो मुश्किलात हैं वो तो आप मुश्किलात के वाले से बात करें, थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही थी। जी जी बिल्कुल 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 ऑफ कोर्स, बिकॉज ये दोनों जो गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, इन्होंने बड़ी प्रोटेक्शन भी दी हुई थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उनको खान साहब के लिए तो एक बहुत बड़ा ये एक सहारा भी था और उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी। अब यही जो असम्बली तहलील होने के लिए जब बातचीत चल रही थी तो उसी में जिस तरीके से पंजाब में परवेज़ इलाही साहब भी बार बार ये बताते थे कि जी अगर पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो यहाँ पर आपको जो है अभी तक तो कोई मुश्किलात नहीं है, किसी किस्म की कोई कानूनी तरीके से भी जो है या और किसी गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके लिए जब भी कोई मुश्किल होती थी, जैसे आपने देखा कि वो बनी गाला से वो खैबर पेशावर आ गए थे, यहीं पर असम्बली सारे अपने इजलास करते थे, तो यहाँ पर भी उनके लिए एक हुकूमत मौजूद थी। अब चूँकि उनकी हुकूमत मौजूद नहीं है और जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि अभी जब ये असम्बली तहलील हो रही हैं तो अब खान साहब को पता चलेगा कि ओपोजिशन क्या होती है। यहाँ पर भी ये है कि मुख्तलिफ केसेस ओपन हो रहे हैं, जैसे BRT केसेस है, BRT केस को सबसे फोकियत दी जा रही है, तरजीह बुनियाद पर उसकी जो है तो इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया है ताकि वो सामने आ सके और उनमें इनके ख्याल में जिन जिन लोगों ने करप्शन की है उनको बेनकाब किया जाए। तो उसमें भी हो सकता है मुश्किलात हों। और जब ये देखना होगा कि केयर टेकर सेटअप किस किस्म का आ रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें साबिक जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसके अलावा कुछ सियासतदान भी हैं, उनके नामों पर भी गौर किया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि केयर टेकर किस सेटअप का आ रहा है, किस नोयत का आता है, तो उसके तरीके से ही फिर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर टू बी ऑनेस्ट, कि क्या होता है, कौन से नाम सामने आते हैं, किस तरह से उन पे एक कंसेंसस होता है। विल सी दैट। बहुत शुक्रिया आपका, ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। जी अब ज़रा तज़किरा कर लेते हैं मसाइल का जो हमारी मईशत को दरपेश हैं और उससे हट के भी जो मसाइल हैं। अब चक्कर ये है कि मुल्क में तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया और ऑयल कंपनीज़ एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को ख़त लिखा है और कहा है कि जी अगर बर वक्त LCs ना खुली तो फिर मुल्क में तेल का बहरान हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें, क्योंकि LCs ना खुलने से कुछ ऑयल कार्गोज़ जो हैं वो मनसूख हो चुके हैं। ख़त में ये भी लिखा गया है कि अगर एक बार सप्लाई चेन मुतासर हो गई तो उसकी बहाली में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। मुल्क की ज़रूरियात के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का तेल दरआमद किया जाता है और माहाना अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल और 2 लाख मेट्रिक टन डीजल दरआमद होता है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? और वैसे तो डॉलर बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ये कोशिश कारगर साबित होगी? और ये तो इम्पोर्ट बिल तो ज़ाहिर है कि हमारा उसमें ज़्यादातर हिस्सा वो इसी पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट पे ही हमारा जाता है। तो खुर्रम शहजाद साहब मौशी तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये पहले तो हम ये सोचते थे कि जी सस्ता तेल कहाँ से लें, अब तो मामला ये है कि तेल आ ही नहीं रहा क्योंकि LCs नहीं खुल रही। तो क्या चक्कर है जी? ये वाकई में बड़ा बहरान आने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। देखें, बात यह है कि अभी अगर आप ये देखें कि हम कितना तेल इंपोर्ट करते हैं, तो जो पिछले साल का आपका इंपोर्ट बिल था एनर्जी का सिर्फ, जी जी,
वो तकरीबन जो है 22-23 अरब डॉलर के पास था। ऐसे ही है। और इसमें से अगर आप ये देखें कि हम कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, यानी कि एक तो हम क्रूड ऑयल करते हैं जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और दूसरा हम पेट्रोल और डीजल ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी जो है इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन जो है हर महीने आपको 1.5 से 2 अरब डॉलर चाहिए, ये सिर्फ तेल मंगवाने के लिए। और अब इशू ये है कि देखें डॉलर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ राशनिंग पे लेके जानी पड़ेगी, हर चीज़ का एक अमाउंट, एक क्वांटिटी तय करनी पड़ेगी। तो इशू ये एक तरफ सत्ती साहब के, एक तरफ जो है हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, और अनाउंस करने के बाद भी आज देखें 8 बजे के बाद भी मार्केटें खुली हैं और देर तक खुली रहती हैं, चाहे कोई भी प्रोविंस हो, पंजाब हो या सिंध हो, कहीं पे भी ये चीज़ लागू नहीं हो रही। इनफैक्ट फेडरल में भी लागू नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम ये कि एक तरफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम नहीं करेंगे, और गैस की इस वक्त जो है किल्लत भी बहुत है और लोड शेडिंग भी हो रही है, और उसके साथ साथ आपकी जो ज़रूरियात है बढ़ती जा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पॉइंट पे आके ये फेस करना पड़ेगा जब आप शायद इंपोर्ट इतना ना कर पाएं। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली 1 अरब डॉलर की तकरीबन जो है ऑयल इंपोर्ट फैसिलिटी दी है, जो कि ऑफकोर्स टेम्परेरी है। हमारा इशू ये है कि हमें ये टेम्परेरी ब्रीदिंग स्पेसेस मिलती हैं, टेम्परेरी हमें कोई ना कोई आके फंड कर देता है, कोई ना कोई आके हमें भीख दे देता है, तो हम उस पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सही से अपने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर जो ऑयल का, ऑयल एंड गैस का, खुर्रम साहब एक मसला दरअसल ये है ना कि कोई एक चीज़ हो, कोई एक दर्द हो तो उसका बदावा भी करें। पहले आपको याद है कि वो रशिया से इंपोर्ट होने की बात हो रही थी, तो उस वक्त हमने कहा कि जी वो इंपोर्ट तो कर लें, लेकिन आपके पास एक आध पार्कों के अलावा गालिबन रिफाइनरी नहीं है जो उस आने वाले ऑयल को जो कि कम रिफाइंड है उसको रिफाइन कर सके, क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा होता है, फिर आपको कोरोजन का खतरा होता है, तो आपको मैसिव अपग्रेड्स करने पड़ेंगे अगर वो तेल लेके भी आते हैं, अगर वो सस्ता देते भी हैं। तो ये तो वो मसला अपनी जगह। अब तो ये है कि वो चलें, मामला रद्द हो गया, अब ये है तो इसके ऊपर डॉलर निकालने को तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बिल्कुल, देखें दो इसमें सोल्यूशंस नजर आते हैं। एक तो ये होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन को हम रिलीजियसली फॉलो करें, करवाया जाए, और जिस तरह से भी हो करवाया जाए। 8 बजे की बजाय 6 बजे मार्केटें बंद की जाए। आप देखें जो मार्केट्स वाले हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जी कस्टमर रात को आता है। देखें पॉइंट ये है कि जिसको चीज कुछ बाय करना होगा, कोविड में भी तो आपने बंद की थी ना मार्केट, तो कस्टमर जल्दी आता था, कस्टमर को पता था कि मार्केट जल्दी बंद होती है तो हमें जल्दी जाना चाहिए। तो एक्चुअली आदत कस्टमर की खराब नहीं है, आदत हम ये करते हैं कि जब मार्केट खुली रखते हैं तो डेफिनेटली उसका ज़या होता है। या तो फिर ये किया जाए कि उन मार्केट्स पे जो बंद नहीं करते 8 बजे से पहले या 6 बजे से पहले, उन पे आप 300% रेट कर दें, ताकि वहां से आपको अगर कोई खोल के, अगर कोई मार्केट या दुकान खोल के बैठता है तो बैठे, उसको फिर उसकी प्राइस भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी अगर सोल्यूशन नहीं करते तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मसला यही है ना कि जब वो बाजू मरोड़ते हैं तो फिर हुकूमत की जानिब से फिर खामोशी तारी हो जाती है। जितना आके बातें हुई थी, आप ये देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मतलब तरह तरह की लॉजिक्स दी गई थी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, बाकी लोगों की तरफ से। अब उस पर बिल्कुल खामोशी है। तो वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले अपने घर से शुरुआत करें ना। जब आप 76 रुकनी काबीना के साथ इधर उधर दौरे करेंगे, सारे आपके प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, फिर जब आप आवाम को कहेंगे कि जी आपने चाय भी कम पीनी है, आप तो 2 के बजाय आधी रोटी खानी पड़े तो वो भी खाएं, तो फिर लोग कहाँ सुनेंगे? ये भी तो सोचिए ज़रा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपने बहुत अच्छा ये हाईलाइट किया कि खुद पे आप अगर अमल नहीं करेंगे तो आवाम भी अमल नहीं करेगी। आप देखें गवर्नमेंट का जो है फिस्कल डेफिसिट, वो जो है उसमें कितना ज़्यादा होता है टैक्स पेयर के पैसे का, और वो उस तरफ नहीं जाता जहाँ जाना चाहिए। तो मैं 2 सोल्यूशंस की बात कर रहा था, एक मार्केट जल्दी बंद करें, जो भी एनर्जी कंजर्वेशन करें, दूसरा जो प्राइस है ना एनर्जी की उसको लेकर आए प्राइस को, ताकि जो है सब्सिडाइज अगर कोई चीज होगी ना तो उसका ज़्यादा होता है। तो हमें सब्सिडी पे लगाया गया पिछले 30-35 सालों से, चाहे बिजनेसेस हों चाहे इंडिविजुअल्स हों, जिसकी वजह से आप देखें आज से 40-45 साल पहले आपकी गैस निकली थी, तो गैस आप यकीन करें माचिस की कॉस्ट बचाने के लिए गैस और चूल्हे को खुला छोड़ दिया जाता था। आपको ये याद होगा आज से 20 साल पहले, इनका तब भी रिसेंटली भी ऐसा हुआ है। तो क्यों हम इतना जो है लाविश किस्म की जो है वो जिंदगी बसर करते हैं, जब हम वो अफोर्ड करने के लिए हम फिर भीख मांगने के लिए मैं वही बात कर रहा था कि वन मोर थिंग एंड वन लास्ट थिंग, कि आपको वो CNG सेक्टर का बूम याद है? 90s में कहा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इंपोर्ट बिल कम होगा, तो तबाही फेर दी हमने जो वो इस वक्त रिजर्व थे गैस के हमारे। ये इधर 1 किलोमीटर में 30 CNG स्टेशन। वो अब सिलसिला ये है कि अब पहले इंडस्ट्रीज को और अब घरों में भी गैस सप्लाई जो है वो दस्तयाब नहीं है, और रेट और बिल भी क्या आते थे
पूरा दिन जनरेटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, बिल आ रहा है 250-300। अब 250 रुपए किलो LPG आपको मिल रही है और वो भी लाइनों में लग के, तो ये तो हाल है। बिल्कुल, देखें सोल्यूशन जितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर प्राइस को जो है मार्केट पे लाने तक, और फिर डॉलर की प्राइस भी मार्केट पे लाने तक, इन सब चीजों से काफी बेहतरी आ सकती है, और वक्त पे हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मामला वही हैं कि भाई जहाँ पर वो कहते हैं ना कि ऑस्टेरिटी के डिसीजंस लेने चाहिए, ऑस्टेरिटी तो पहले खुद से करें ना। लोगों के साथ आप कह रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, ताजिर ये कर रहे हैं, पहले खुद करें तो फिर दूसरे भी करने पर मजबूर होंगे। तो ये तेल का बहरान पैदा हो गया और सप्लाई चेन मुतासर हो गई, तो फिर पेट्रोल पंप पे महंगे पेट्रोल के लिए भी लाइनें लगेंगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। पूरे मुल्क में इस वक्त मौसम है ठंडा ठार, सर्दी की लहर जारी है। लाहौर में हम देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से फाइनली जो है वो धूप निकली। इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि धूप निकली, और धूप निकली तो मज़ा भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आया। और क्योंकि यहाँ पे सर्दी ऐसी पड़ती है जो लिटरली आपकी वक्खियों में जाती है, यानी कि पसलियों में जाती है, ऐसी सर्दी पड़ती है जब यहाँ पे पड़ती है। और अभी महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि ये अभी सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहेगा, मतलब कुछ दिनों तक, महीने ना समझे, कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत होने लग जाएगी कम। अच्छा, कोयटा में हम देख रहे हैं कि कोयटा में ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, और फिर वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी धूप निकले, अफाका लोगों को नहीं होता क्योंकि ठंड ठीक ठाक होती है। पेशावर में भी सूरत हाल है। और फिर हम देख रहे हैं जी जो पहाड़ी इलाके हैं, सती साहब, क्या खूबसूरत वहाँ का मौसम है। आखिर में हम बात करेंगे कराची की। हाय हाय हाय, कराची में मौसम ठंडा है। हाँ, किसी हद तक, किसी हद, जब रात में हवाएं चलती हैं तो दिन में ऐसा नहीं होता, दिन में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे तो लिटरली हम वो कहते हैं ना कि जी पूरे मुल्क में इस वक्त लोग स्वेटर्स पहन रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं, गर्म शॉल ओढ़ रहे हैं, और हम यहाँ पे अभी भी कॉटन और मतलब जॉर्जेट, हाँ, फ्लीस, थोड़ा बहुत सर्दी फ्लीस वहाँ पहने जाती है जहाँ सर्दी होती है। थोड़ी बहुत हमारे लिए तो है ना। कौन सी सर्दी? मैं तो म्यूटेंट हो गया हूँ ना, म्यूटेट हो गया हूँ मैं पिंडी से आके मैं कोटली सत्तियाँ से, जस्ट बिकॉज आई वाज बोर्न एंड रेज्ड हियर, तो मेरा म्यूटेशन हो गई है, तो अब मुझे ठंड लगती है। लगती है ठंड? हाँ, थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो उसमें ये है कि हल्का फुल्का से हुडी, मतलब इतनी कोशिश की कि मैं जैकेट पहनने की कोशिश करूं, लेकिन मासवाए एक रात के सुबह जो आप आके हुडी से आपने घूंघट निकाला होता है, तो वो आप बेसिकली में फील यही दे रहे होते हैं कि बाहर बहुत सर्दी है। मुझे पता है कि मैं देखें असल में मसला क्या है, मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर एहतियात की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपका और मेरा काम है स्क्रीन से मुतालिक। हमारा गला ख़राब हो, हम स्क्रीन पे नहीं आ सकते, हमें बुखार हो जाए, हम स्क्रीन पे नहीं आ सकते, हमारे बहुत से मसाइल हो सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके अंदर फिर काम की क्वालिटी मुतासर होती है ना, कि अगर आप ये देखें कि तबीयत ख़राबी में, नासाजी में, फिर इस तरह से कोई टाइप करना हो या कुछ इस तरीके से, फिर भी लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होता है। तो मैं ये जुमला इदारे के वसी तर मुफाद में मैं इस तरह से एहतियात करता हूँ। फिर आपको हाँ होता है कि बाकी लोगों को ना लग जाए ना। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि जब अगर आप बीमार होंगे तो फिर जाहिर है कि जो आपके साथी यहाँ पर दफ्तर में काम कर रहे होंगे उनके भी मुतासर होने का खदशा रहता है, खासतौर पर जब वायरल कोई इस तरह की चीज़ हो। चले जी सती, बस क्या हम लोगों को बर्फ़ दिखा रहे हैं, मतलब हमारा भी फिर दिल करता है कि ऐसे इलाकों का रुक कर जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, हम भी जाके ठंडी ठारी बर्फ़ की रुई, तो हम जुगते मार के कसर पूरी कर लेते हैं। अक्सर झुकते हमारी सुबह सुबह ऐसे होते हैं कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। एक सेगमेंट हम रखेंगे कराची में बर्फबारी का। I have a good Lahori sense of humor, so but still किसी दिन उसको थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेड करके ना बर्फबारी करें, ताकि और लोगों को भी समझ आ सके, ताकि बर्फबारी करें, ताकि बर्फबारी का समा यहाँ पे पैदा हो सके। अच्छा जी, अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ कल्चर के हवाले से। मतलब कल्चर भी क्या, आप देखिए कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे फन है जो कि मादूम होते चले जा रहे हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जो रिवाज होता था, वो कि अभी भी मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी की हांडियों में जो खाना बनाया जाए, उसका टेस्ट ही अलग होता है और उसका एक अलग ही होता है। इशरत खान रिपोर्ट करिए। वैसे तो मिट्टी के बर्तनों में सबने ही खाया पिया होगा। आइए आज हम आपको इन बर्तनों को बनते दिखाते हैं। मिट्टी को लाना, उसे कूटना, भगोना, पाँव से खूब मसलना, हाथों से गूंदना, फिर उसे चकमेल पर घुमा घुमा कर मुख्तलिफ इश्काल में ढाल कर खूबसूरत नक्शो निगार बनाना।
यही नहीं बल्कि 4 रोज तक धूप में सुखाना और फिर कठन मरहला यानी भट्टी में पकाया जाता है। बस यही मरहले एक कुमार के लिए सब्र आजमा है। अपने कारोबार की नौयत के सबब इन गुमनाम हुनरमंदों को अपनी बसी बसाई बस्तियों से 3 बार हिजरत का दुख भी सहना पड़ा। हम मिट्टी को सोना बना के आगे पेश करके देते हैं, लेकिन वो हमारे से आज तक वो पैसे नहीं मिल रहे। हालात की बेरहमी कहें या कुछ और, इस सनत से वाबस्ता हुनरमंदों में मायूसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। बेजान मिट्टी को मुख्तलिफ इश्काल में ढालने वाले ये जादुई हाथ अब दम तोड़ती सनत की पजीराई चाहते हैं। कहते हैं अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो शायद ये सनत भी मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ इशक खान, ARY न्यूज़, कराची। वैसे एक चीज़ होती है, जब आप ट्रैवल कर रहे थे ना तो मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने पोट्री का भी रखा होता है टूरिस्ट के लिए। सो अगर हम भी ये करना शुरू करें दैट वुड बी ग्रेट। तो ये तो अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो कमाना शुरू करेंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब इजाज़त चाहते हैं। बिल्कुल जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।